लेकिन ये तो सोचा भी नहीं था, बस दिन भर की थकान मिटाने निकले थे और इस राक्षसों से भरी डरावनी जगह में फंस गए। चलिए एक दिन पहले चलते हैं। 5 बेवकूफ युवा पहाड़ों में कैंपिंग करने जा रहे थे। रोमांच बढ़ाने के लिए दा जुआंग ने गाड़ी को इतनी गहरी पहाड़ी पर चला दिया कि वापस जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि फेयिन ने हवा में एक अदृश्य अवरोध को टक्कर मार दी। जल्द ही उन्हें एक जर्जर झोपड़ी मिली। हालांकि झोपड़ी खस्ताहाल थी, लेकिन गहरे पहाड़ों में डेरा डालने के लिए ये उनके लिए एकदम सही थी। कहते हैं जल्द ही उन्होंने अपने अपने कमरे बांट लिए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक डर गया, क्योंकि दीवार पर एक डरावनी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में खून खराबा देखकर वो डर गया और उसने आगे बढ़कर तस्वीर उतार दी। लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसने आईने के सामने कपड़े बदलना शुरू कर दिया, जिससे एक नौजवान डर गया। उसने दीवार पर थपथपाकर उसे बताया, यहाँ एक आईना कैसे हो सकता है? ये तो आमतौर पर पूछताछ कक्ष में होता है। लेकिन बाकी लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। अगर उसे आपत्ति है तो उसे कमरा बदल दो। आखिरकार उस दयालु लड़के ने उसके साथ कमरा बदल लिया। फिर भी उसने जल्दी से आईने को ढक दिया। लेकिन जैसे ही कैमरा पीछे हटता है, उन सभी की हर हरकत में एक अजीब सी जिद दिखाई दे रही थी। देर रात 5 दोस्त ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। शुरुआत शाओ मेई से हुई। उसे एक काम सौंपा गया। उसे एक डरावनी दिखने वाली भेड़िया की मूर्ति को किस करने के लिए कहा गया। हालांकि ये डरावना लग रहा था, शाओ मेई ने बिना किसी परेशानी के कार्य पूरा कर लिया। अब डाना की बारी थी। उसने भी डेयर चुना। अचानक तहखाने का प्रवेश द्वार खुल गया। अंदर अंधेरा देखकर शाओ मेई ने डाना को अंदर जाकर पता लगाने के लिए कहा। यह उसके डेयर का हिस्सा था। कोई चारा नहीं था। डाना को हिम्मत जुटाकर नीचे जाना पड़ा। अपनी कमजोर टॉर्च की रोशनी में डाना ने पाया कि यहाँ कई बेकार चीजें रखी हुई थीं, कुछ तो सदियों पुरानी भी थीं। मार्टिन ने तेल का दीपक जलाया, तब जाकर सभी ने तहखाने में रखी विभिन्न बेकार चीजों को देखा। हालांकि उनमें से किसी की भी कीमत नहीं थी, लेकिन वे दिलचस्प लग रही थीं। इसलिए हर किसी ने अपनी पसंद की एक एक चीज उठा ली। एक हॉर्न, एक नोटबुक और एक फिशिंग वेट, म्यूजिक बॉक्स, जुआ। इस बीच दूसरी तरफ एक रहस्यमय बेस में लोग उत्साहपूर्वक उन वस्तुओं पर दांव लगा रहे हैं जिन्हें दबाया जा रहा है, जो छोटे से कुछ आदमी हैं, और निर्णायक कुंजी उनके हाथों में मौजूद वस्तुएं हैं। जब तक सफलता मिलती है, तब तक सक्रियता स्तर को विभाजित किया जाएगा और शिविर भी सामान्य होगा। पता चला कि डाना के हाथ में मौजूद डायरी उसे आकर्षित कर रही थी, इसलिए उसने जोर से पढ़कर अपने दोस्तों के साथ साझा किया। जैसे ही लाशें एक एक करके जमीन से बाहर निकलने लगी, बेस में खुशी की लहर दौड़ गई। डाना द्वारा पढ़ी गई डायरी वास्तव में बकनर परिवार के लिए फंड से छोटी लड़की अलीशा और शियांगचुन येशा जियांगशी को बुलाने के लिए पुश इलाके लोगों के लिए है। दूसरे शब्दों में, भूमि शिक्षा में प्रत्येक वस्तु एक प्रकार के परिवर्तन से मेल खाती है। सक्रिय होने वाली पहली वस्तु उस बुराई को बुला सकती है जिसका वो प्रतिनिधित्व करती है। अनजान लोग झोपड़ी में पार्टी कर रहे हैं। शियाओ में हर किसी पर मांस फेंकती है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो 1 इंच वसन पानी के बारे में एक बड़ी शिकायत शुरू कर देगी। दोनों अब और नहीं रोक सके और छोटे जंगल में भाग गए। वेन को लगा कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी हर हरकत एक बड़े पैमाने पर लाइव प्रसारण का कारण बनेगी। अनगिनत बूढ़े रंग के चमड़े बड़ी स्क्रीन को देख रहे हैं। प्रबंधक और भी अधिक देखने के लिए उत्सुक हैं। दवा के प्रभाव में दोनों घास पर लेटे हुए दिल से बातें करते हैं। दाजुआंग अचानक दक्षिणी शक्ति के साथ फट गया और तेजी से ऊपर चढ़ गया और लाश को नीचे गिरा दिया, और फिर कौं कौं कुछ बार। अंत में उसने विरोधी को समाप्त कर दिया, इससे पहले कि वो वापस आ पाता। एक और लाश ने उसका रास्ता रोक दिया। भागो, तुम लाशों के घोंसले में हो। बड़ा जब दाजहांग बेताबी से संघर्ष कर रहा था, तो उसने देखा कि जियो मेई को एक बड़े विशाल देश के किसी व्यक्ति द्वारा इतनी बेरहमी से मारा जा रहा है, यहाँ तक कि पर्दे के पीछे के लोग भी इसे सहन नहीं कर सके। एक ढोंगी आदमी ने चाकू खींचा। पहिए के घूमने के साथ जियो मेई का खून भी 10 वस्तुओं में डाला गया। दूसरी तरफ मार्टिन को कुछ आवाज सुनाई दी। वो बाहर देखने आया। जंगल पूरी तरह से शांत था, एक भी आत्मा नहीं थी। वांग दाझांग अंदर भागा और स्पष्ट रूप से सबको बताया कि भागो, लेकिन जब उन्होंने उसे अकेले वापस आते देखा तो उन्हें लगा कि जियो मेई के साथ कुछ हुआ है और वे मुड़कर उसे ढूंढने चले गए।
Martin. अभी भी पूरी तरह से चिंतित है, वो स्क्रीन के सामने दर्शकों को अपनी मर्दानगी दिखाना चाहता है। लेकिन जब मार्टिन फिर से एक अजेय दीवार की तरह खड़ा हो गया, तब मार्टिन को दूसरी तरफ डेना खिड़की बंद करना चाहती है, लेकिन ज़ॉम्बी पहले ही आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि वे खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। डेना घबराकर दरवाजे पर दस्तक दे रही है, छोटे हाउ को बुला रही है। अंतिम समय में विभिन्न कट को दो तरफा कसना बंद करें। दाना को खींच लिया गया, फिर कमरे में बने गुप्त रास्ते से बेसमेंट में भाग गए। दोनों ने डर से देखा कि यहाँ तरह तरह की यातना देने वाली चीजें रखी हुई हैं, जो और भी डरावना लग रहा था। उन्हें दाना पर भरोसा नहीं था। बेसमेंट में छिपे हुए एक और आदमी के साथ वे दूसरे रास्ते से भाग निकले। कुछ लोगों को भागते देख दो सफेद कोट वाले लोग नाराज हो गए। अगर वे निकल गए तो पूरी योजना विफल हो जाएगी। उस आदमी ने तुरंत एक गहरी और एकमात्र जल निकासी सुरंग को उड़ा दिया और इस समय यहाँ से भागने के लिए बस सामने की खाई को पार करना होगा। तभी अचानक उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है। ये एक मोटरसाइकिल है, एक आधुनिक स्पोर्ट्स आईहो कार। अगर वो इस द्वीप को पार कर ले तो रेड पैलेस जाकर मदद मांग सकता है। ये कहकर दाजुआंग ने एक सेकंड में एक्सीलेटर दबाया और बाहर निकल गया। मजबूरन दोनों को दूसरा रास्ता खोजना होगा। फ्लैट टॉप लगातार डाना को दिलासा दे रहा है कि ज़ॉम्बी ज्यादा तेज नहीं हैं और धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए जब तक वे कार में हैं कोई खतरा नहीं है। जैसे ही पांचों लोग मर जाएंगे, ये गतिविधि पूरी हो जाएगी और उन्हें पूरे 1 साल की लंबी छुट्टी मिल जाएगी, जब तक कि अगले साल नई गतिविधि शुरू न हो जाए। इस बीच दुनिया के विभिन्न देशों में भी वास्तविकताएं हैं। हालांकि तरीके और साधन अलग अलग हैं, लेकिन सभी लोगों को लूटने की कीमत पर हैं। अचानक ज़ोंगबू ने उन्हें फोन किया और बताया कि मिशन पूरा नहीं हुआ है। पता चला कि दाना मरी नहीं है, वो अभी अभी आरवी की छत से बाहर निकली है और सदमे में जमीन पर लेटी हुई हाँफ रही है। अचानक उसे खून से लथपथ एक शख्स दिखाई देता है, जो अभी अभी ज़ॉम्बीज द्वारा ले जाया गया मार्टिन है। वो डाना को एक गुप्त स्विच की ओर ले जाता है और उसे अंदर कूदने के लिए कहता है। पता चला कि मार्टिन को यहाँ ले जाने के बाद उसने गलती से जमीन पर, उसे शक है कि ज़ॉम्बीज लिफ्ट के शाफ्ट से होकर गुजरते हैं। शायद पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड नीचे ही है। वैसे भी बाहर जाना भी मौत है, इसलिए दोनों ने हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला किया। जैसे जैसे लिफ्ट शुरू होती है, दोनों की चिंताएं बढ़ती जाती हैं। रंगना नहीं बल्कि पागलपन। हवा और तेज होती जा रही है और तेज, ये बहुत बुरा होगा। उन्हें ढूंढो। अब ये शुरू हो गया है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। डैंगली और अन्य लोग ये देखकर हक्के बक्के रह गए। वांग फांग और बूजेलू भाग गए। इस वक्त पूरा हॉल खून से लथपथ था। सामने के रास्ते से लाशों का एक झुंड आ रहा है। दोनों तेजी से उस छेद की ओर भागे जो अजीब पक्षी ने बनाया था। उन्हें इस बात की चिंता करने का समय नहीं था कि अंदर खतरा तो नहीं है।
उधर कंट्रोल रूम में बैठे रहस्यमय शख्स को आखिरकार फुर्सत मिली। स्क्रीन पर खून खराबे का मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। उधर कंट्रोल रूम में बैठे रहस्यमय शख्स को आखिरकार फुर्सत मिली। स्क्रीन पर में बड़ा हॉल। औरतों को ज्यादा चुना गया क्योंकि दुनिया के बाकी कुछ एक के एक जीवन काल सफल रहे। अब सिर्फ ये 2 लोग मेरे सामने हैं। आज इन्हें मरना होगा। मार्टिन, बेस में इतने लोग हैं, वो क्यों नहीं? औरत, इस तरह की घटना, वो क्यों नहीं? औरत, ये तो बताओ। एक जीवन काल के लिए चुनाव बहुत सख्त है। 5 लोगों में एक भाग्यशाली होना चाहिए, एक योद्धा, एक खून देने वाला और एक कुमारी होनी चाहिए, और मरने का क्रम भी इसी तरह होना चाहिए। शाओ मेई पहले से ही गर्भवती है, इसलिए वो पहली है। दाजुआंग को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पसंद है, इसलिए वो दूसरा है। पिंग टो के पास डॉक्टरेट की डिग्री है, इसलिए वो तीसरा है। इसके बाद मार्टिन होना चाहिए और आखिर में डैन डैन। सूरज के उगने में सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। अगर ये दोनों उस समय तक जीवित रहे तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन डैन डैन को औरत की बात पर विश्वास है। अगर उसकी मौत पूरी मानवता को बचा सकती है तो उसे कोई हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन इससे पहले उसे मार्टिन को मारना होगा। 0। बस इंतजार करो, जोरदार भूकंप आने वाला है। लगता है जमीन के नीचे कुछ पक रहा है। देखते हैं क्या होता है। डिंग चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया।